आज हम बात करने वाले हैं मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2025 के अंदर होटल, मोटर, टूरिज्म इंडस्ट्रीज, रिसोर्ट हाउसिंग, होटल हाउसिंग, मोटर से संबंधित क्या रूल्स रेगुलेशंस है, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं सुंदर सिंह जी शाहपुरा जी से। सुंदर सिंह जी शाहपुरा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये पर्यटन से जुड़ी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कई संस्थाओं के मेंबर हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो फिक्की की स्टेट काउंसिल है उसके ये को चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा FSTR के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, होटल फाउंडेशन ऑफ राजस्थान के ये पैटर्न है। इसके अलावा बहुत सारी संस्था आईटो है, बहुत सारे होटल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने शुरू से ही होटल्स को, टूरिज्म इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। जब भी होटल इंडस्ट्रीज में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो ये हमेशा तैयार रहते हैं कि गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट पे जाना है, वहाँ रिप्रेजेंटेशन देना है, उसके लिए सुंदर सिंह जी शाहपुरा साहब हमेशा तैयार रहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कि आप इतने टाइम से मैं आपको देख रहा हूँ आप टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो टूरिज्म इंडस्ट्री में आप कैसे आए सर? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच विष्णु जी, आपने कुछ मेरी तारीफ में कुछ ज़्यादा ही कह दिया। सबसे पहले तो मैं एक पर्यटन व्यवसायी हूँ। एसोसिएशन के या फेडरेशन के चेयरमैन, को चेयरमैन या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने से पहले तो मैं एक टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म हमारे DNA में, पधारो हमारे देश का जो ये टैग लाइन है, ये राजस्थान के व्यक्तित्व को देखते हुए बनाई गई है। इसलिए पर्यटन तो हमारे खून में है, DNA में है। मैं इस उद्योग में जब आया, जब करीबन 1990 के दशक में मैं इसमें आया, और मैंने राजस्थान सरकार की पेइंग गेस्ट जो स्कीम थी, उस वक्त हमने अपने प्रॉपर्टी को, जो भी मेरा मकान था, उसको हमने इसमें रजिस्टर कराया और उस तरीके से आगे की गाड़ी चली। और कैसे चली, कहाँ तक चली, वो आपके सामने प्रत्यक्ष में है। सरकार की योजना से ही हम मदद करके आगे आए हैं। कोई आदमी यकायक कुछ नहीं कर सकता। सरकार हमारी पर्यटन के प्रति हमेशा बहुत पॉजिटिव रही है, हमेशा उन्होंने उस चीज़ का ध्यान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप 1990 से टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है सर। पहले ऐसा होता था कि सर कोई भी व्यक्ति जब होटल बनाता था, मतलब पर्यटन का मतलब होता था होटल बनाना। किसी को भी टूरिज्म सेक्टर में जब एंटर होने का वो प्लान करता था तो वो होटल बनाने की सोचता था। लेकिन अपने राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी है 2024, उसके अंदर भी 24 एक्टिविटीज़ को उन्होंने ऐड किया है और उसको पर्यटन इकाई माना है, जिसमें होटल, मोटल, रिसोर्ट हाउसिंग, रेस्टोरेंट, रोपवे, इंटीग्रेटेड टूरिज्म विलेज, म्यूजियम, इंडोर आउटडोर गेम, ये सारी चीज़ें को पर्यटन इकाई में शामिल कर लिया गया है। ये जो आपने बताया कि चॉइस ने इसके अंदर सेगमेंट इन्होंने लिए हैं, ये एक बहुत ही पॉजिटिव मूव है, क्योंकि पर्यटन या उद्योग केवल होटल के तक ही सीमित नहीं है, या वो रिजॉर्ट तक ही सीमित नहीं है, या वो मोटल तक ही सीमित नहीं है। अभी जिन चीज़ों का आपने नाम लिया, म्यूजियम है, कल्चर एक्टिविटीज़ है, बाकी जी एडवेंचर है, स्पोर्ट्स और है, वाटर स्पोर्ट्स आने वाला है, अपनी नई पॉलिसी और आने वाली है, जैसे परसों मैंने ये बात करी थी। तो ये चीज़ें आने से ये जो पर्यटन उद्योग है इसका दायरा बढ़ेगा। पहले ये खाली सीमित रह गया था होटल तक, पहले पर्यटन का मतलब था होटल वाला, वो वाली बात अब नहीं है। अब इसको एक अलग नज़र से देखा जा रहा है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ और कन्फ्यूजन एक स्टेक होल्डर को, जो कि टूरिज्म में, पर्यटन उद्योग के अंदर निवेश करना जाता है, उसको कुछ मूलभूत जो तकलीफ आती है, वो सबसे पहले तो आती है बिल्डिंग बायलॉज को लेके, फिर आती है उसको मास्टर प्लान की यूज़ और नो यूज़ परमिटेड एंड अनपरमिटेड, जो हमारे सेगमेंट है मास्टर प्लान के। तो अब जो ये नए बिल्डिंग बाय लॉज आए हैं, इसमें आप क्या चीज़ ऐसी देख रहे हैं जिससे कि जो यहाँ पे निवेश करेंगे उन लोगों को इसका फ़ायदा पहली वाले बिल्डिंग बाय लॉ से बेहतर मिलेगा? आपने एकदम सही कहा है सर कि अपने जो नए बिल्डिंग बायलॉज आए हैं, मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2025, तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बिल्डिंग बायलॉज है पूरे राजस्थान पे लागू है। ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था कि जयपुर में अलग लागू हो रहा है, उदयपुर में अलग लागू हो रहा है। तो अब क्या पूरे मॉडल बिल्डिंग बायलॉज है पूरे राजस्थान में सेम ऐसा ही है। सेकेंड, आपको टूरिज्म यूनिट के अंदर जैसे बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं, तो वो बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब आपका प्रोजेक्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होगा या प्रोजेक्ट अप्रूवल होगा। अपन कोई भी लैंड परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद में आपके पास नामांकन हो जाता है। नामांकन होने के बाद में आपकी जिम्मेदारी है कि यदि आप मॉडल बिल्डिंग बायलॉज के और भी जो बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के अंदर आपको अप्लाई करना है।
इनिशियल लेवल पे सबसे पहला काम है कि आपको अपना प्रोजेक्ट अनुमोदन कराना है। अब जो प्रोजेक्ट अनुमोदन है ना सर, इससे को इसमें प्रोजेक्ट पंजीकरण लिखा हुआ है, तो एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले यदि आप कोई भी इस पॉलिसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर वहाँ एक आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, पंजीकरण कराना है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ में इस पॉलिसी के अंदर जो दी है सर, सभी तरह की टूरिज्म यूनिट, चाहे वो होटल हो, रिजोर्ट हाउसिंग हो, वो जितना भी उनका टोटल बिल्टअप एरिया बन रहा है उसका 10% वो कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं सर। पूरे बिल्टअप का, पूरे बिल्टअप एरिया, प्लिंथ का नहीं, प्लिंथ का नहीं सर, अच्छा पूरे पूरे बिल्टअप एरिया का। अभी जैसे हम मानते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट है, 1000 गज का प्लॉट है, उस पर मान लो वो 1000 मीटर का प्लॉट है, उस पर होटल बना रहे हैं, तो उनको बिल्टअप एरिया मिल रहा है 4000 मीटर। जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो आप चाहो तो उसके अंदर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर शोरूम बना सकते हैं और उसके बाद में ऊपर होटल्स बना सकते हैं, वो आप फ्री है। मतलब जो भी टूरिज्म यूनिट है उसमें 10% कॉमर्शियल अलाउ है। लेकिन एक चीज़ है सर, इसके लिए आपको चार्जेज पे करना पड़ेगा। क्या चार्जेस? 10% जो कॉमर्शियल है ना सर, उसके लिए आपको जो भी चार्जेज रखते हैं उनके, वो चार्जेज जमा कराना पड़ेगा। मतलब कन्वर्जन, कॉमर्शियल कन्वर्जन चार्जेस? हाँ, मतलब जो बिल्डिंग कॉमर्शियल तो ऑलरेडी हो चुका, लेकिन जो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल कराते हैं अपन, तो उसमें हमें जो बिल्टअप एरिया रेशो मिलता है जिसमें अपन होटल बनेगी, उसके तो कोई चार्जेज नहीं लगेगा यही नहीं है उसके। हाँ, लेकिन जो कॉमर्शियल आप यूज कर रहे हैं 10%, उसके आपको चार्जेज जमा करना। ठीक है, ये भी ये काफ़ी मैं समझता हूँ कि बड़ा वेलकमिंग स्टेप है। वो बहुत अच्छा है। बहुत वेलकमिंग स्टेप है। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, होटल हाउसिंग और ये जो रिजॉर्ट हाउसिंग है, इसके बारे में कुछ आप बताइए, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ इसके अंदर हेल्थ का भी आया है इस बार, तो रिजॉर्ट हाउसिंग भी आया है, तो होटल हाउसिंग भी आया है, तो इसका बेनिफिट किस तरीके से होगा, कौन से क्षेत्र में होगा? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ होटल की भी, है ना सर। तो अब जो नए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज आए हैं, उसके अंदर होटल के लिए प्रोविजन कर दिया है कि होटल कहाँ अलाउ होगी सर। यदि आपके पास कॉमर्शियल पट्टा है, यदि आपके पास मिक्स यूज का पट्टा है, और यदि आपके पास होटल पर्पज के लिए पट्टा है, तो वहीं पे होटल अलाउ होगी। अगर पट्टा ऑलरेडी है तो मतलब यदि आपके पास रेजिडेंशियल पट्टा है तो आपको उसको कॉमर्शियल में चेंज कराना पड़ेगा या होटल पर्पज के लिए चेंज कराना पड़ेगा, फिर आप उसमें होटल बना सकते हैं। नहीं, पर वो कहाँ चेंज हो सकता है और कहाँ चेंज नहीं हो सकता, इस पे कोई रडार है, कोई पाबंदी है? नहीं, इसमें मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग सर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अभी होटल इंडस्ट्रीज को इन्होंने जनहित में माना है सर। तो कई जगह जैसे लैंड लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट माना है, तो कई जगह जो रोक लगी हुई है, लेकिन होटल के लिए रोक लगी हुई नहीं है सर। यदि किसी का भी रेजिडेंशियल प्लॉट है, जैसा कि अभी इन्होंने कह दिया है कि यदि आपके पास 500 मीटर का मिनिमम प्लॉट साइज है, 60 फीट की रोड है, तो आप उस पर होटल बना सकते हैं। ये वो पढ़ा मैंने, ये बहुत अच्छा। हाँ, तो आप सबसे पहले होटल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपके पास होटल जो आप बना रहे हैं, तो उसके लिए बिल्डिंग प्लान पास कराना चाहते हैं, तो आपके पास कॉमर्शियल पट्टा होना चाहिए, मिक्स यूज का होना चाहिए, या फिर होटल पर्पज के लिए होना चाहिए। और जो मिनिमम प्लॉट साइज है वो होना चाहिए 500 मीटर। 500 मीटर से कम के अंदर होटल अलाउ नहीं है। और जो रोड विड्थ है, यदि आपका जो प्रोजेक्ट बड़े सिटीज में है जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपका जो प्लॉट रोड विड्थ है वो होनी चाहिए 60 फीट 18 मीटर। और जो छोटे सिटीज है, छोटे सिटीज के अंदर जो रोड विड्थ है वो होनी चाहिए 12 मीटर, मतलब मिनिमम 40 फीट की रोड होनी चाहिए। जहाँ मैं यहाँ से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि बड़ा शहर और छोटा शहर का जो गणना है वो क्या जनसंख्या पे? जनसंख्या पे, मतलब जहाँ की भी जनसंख्या 1 लाख या उससे ज़्यादा है वो बिग सिटीज में है, और 1 लाख से कम हो वो स्मॉल सिटी के अंदर। अब एक चीज़ और सर कि होटल के लिए जो BR मिलता है तुमको, बिल्टअप एरिया रेशो, जो पहले FAR था वो BAR हो गया, वो आपको 4 मिलेगा और विदाउट चार्जिंग मिलेगा। विदाउट चार्जेज। ओके सर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहा था सर, होटल के अंदर यदि कोई व्यक्ति मतलब मल्टी स्टोरी बनाना चाहता है, तो इस पॉलिसी के अंदर मल्टी स्टोरी की डेफिनेशन दी है कि यदि आप 15 मीटर से एबव ऊपर ले जाते हैं तो उसको मल्टी स्टोरी माना जाएगा। हाँ, तो उसके लिए ये इन्होंने प्रोविजन किया गया है कि यदि होटल के अंदर कोई व्यक्ति 15 मीटर से ज़्यादा हाइट चाहिए, तो उसका प्लॉट का साइज मिनिमम 1000 मीटर का होना जरूरी है। किसी का प्लॉट यदि 1000 मीटर से ज़्यादा का होगा तो ही उसको 15 मीटर से ज़्यादा की हाइट मिलेगी इसकी। और रोड वही 18 मीटर रोड विड्थ के, और मिनिमम 18 मीटर की रोड चाहिए। और यदि उनकी 18 मीटर की रोड है और 1000 मीटर से ज़्यादा का प्लॉट है, तो उनको हाइट मिल जाएगी सर रोड विड्थ का 1.5 गुना और प्लस फ्रंट सेट पे, उतनी हाइट तक वो जा सकते। हाँ, यदि किसी भी व्यक्ति की जो है ना रोड विड्थ है वो 60 फीट है, तो उनको 60 का 1.5 गुना सर, तो 90 और प्लस फ्रंट सेट पे, जो फ्रंट सेट पे मान लो उन्होंने 4.5 मीटर है, हाँ, तो वो प्लस एडिशन हो जाएगा सर, उसके हिसाब से हाइट मिल जाएगी सर। क्योंकि अभी 500 वर्ग मीटर तक मैं देख रहा था तालिका में 3 मीटर है। हाँ जी, है ना, और 1000 मीटर के ऊपर जाते ही उस पर 4.5 मीटर, तो लगभग आप मान लीजिए कि 15 फुट हो गया।
फुटों में ले तो 15-15 फुट। हाँ जी। फ्रंट साइड पे कितना हुआ? नहीं, ये जो सेटबैक है ना सर आपका, ये तो साइड का और वो है मेरा तो साइड का और बैक का। बैक का। फ्रंट सेटबैक है वो डिपेंड करता है कि रोड बिट का। तो यदि आपकी जो रोड बिट है मिनिमम 18 मीटर 60 फुट हो गई। 60 फुट है, तो आपको फ्रंट सेटबैक 3 मीटर ही छोड़ना है सर। 18 मीटर की रोड है तो फ्रंट सेटबैक है 3 मीटर, और उसके बाद में 24 मीटर की रोड है तो फ्रंट सेटबैक है 4.5 मीटर। 30 मीटर की रोड है तो फ्रंट सेटबैक है 9 मीटर। तो मैक्सिमम 9 मीटर का फ्रंट सेटबैक है। एक चीज मैं आपसे और विष्णु जी क्लियर करना चाहूंगा कि हाइट कैलकुलेशन कहाँ से कर रहे हैं, स्टिल से कर रहे हैं या ग्राउंड से कर रहे हैं? हाइट का जो कैलकुलेशन होगा ना सर वो स्टील के बाद में हो। स्टिल के बाद। हाँ जी। तो यानी कि स्टिल पार्किंग में आप हाँ जी। वो आई थिंक वो अलग से लेते हैं ना, उसका बेनिफिट मिल जाए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछ रहा था कि रिजॉर्ट में और होटल हाउसिंग के अंदर क्या परसेंटेज, इतना परसेंटेज ये भी बताइए, क्योंकि ये भी नई चीज देखी हम। सर देखिए, इस पॉलिसी के नाम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे होटल हाउसिंग के बारे में। होटल हाउसिंग के पहले रूल्स रेगुलेशंस क्लियर नहीं थे, अब अपने मॉडल बिल्डिंग बायलॉज के अंदर होटल हाउसिंग के बारे में पूरा क्लियर कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर होटल हाउसिंग के लिए जो मिनिमम प्लॉट का एरिया है वो आपका 10,000 मीटर का होना चाहिए। मिनिमम प्लॉट एरिया 10,000 स्क्वायर मीटर लैंड होनी चाहिए। लेकिन यदि किसी के पास पहले से होटल का प्लॉट है या पहले से उसने बिल्डिंग प्लान पास करा रखा है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने छूट दी है कि उनका जो प्लॉट एरिया वो 8,000 मीटर तक का भी है तो भी वो उसमें होटल हाउसिंग ला सकता है। अच्छा, वैसे 10,000 मीटर है, लेकिन किसी के पास ऑलरेडी होटल का पट्टा है तो उसके लिए 8,000। नया आवेदन कोई करेगा तो उसको 10,000 मीटर। अब देखिए, होटल हाउसिंग के अंदर है तो उसके अंदर 65% के अंदर तो वो होटल का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अच्छा, और 35% के अंदर वो रेजिडेंशियल यूनिट बना सकते हैं। रेजिडेंशियल यूनिट बना के उसको सेल कर सकते हैं सर। 35% के अंदर वो रेजिडेंशियल यूनिट बना के सेल कर सकते हैं। आप एक ही टावर बना सकते हो जिसमें आप होटल भी बना सकते हो, रेजिडेंशियल बना सकते हो, या आप रेजिडेंशियल का एक अलग से टावर बना सकते हो, उसको सेल कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं हम डेरा स्टेशन सेक्टर पसरा में आएंगे। जी, आपने एकदम सही कहा है कि जो आप यदि रेजिडेंशियल यूनिट बना रहे हैं और उसको सेल करते हैं तो उसमें रेरा का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। एक चीज आपको और बताना चाह रहा हूँ सर कि इसके अंदर जो होटल अपन बनाएंगे तो उसमें कॉमन फैसिलिटी भी होगी, जैसे स्विमिंग पूल होंगे, आपका स्पा भी होगा, कई चीज़ें और फैसिलिटी होगी। तो आपके पास ऑप्शन है कि जो आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो उनको उनमें परमिशन दे सकते हो कि वो होटल में जो फैसिलिटी है उसको यूज कर सकते हैं, या उनके लिए आप अलग से बना सकते हो। आप एज अ फैसिलिटी क्लब वगैरह है उसको यूज करें, उसकी यूज कर सकते हैं सर। तो वो आप जब रेरा में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसमें आपको ये मेंशन करना जरूरी है। अच्छा, तो हम होटल हाउसिंग के लिए हो गया सर कि आपको होटल 10,000 मीटर का प्लॉट चाहिए। FAR आपको इसके अंदर 4 मिलेगा। जो FAR 4 मिलेगा ना सर, उसमें BR 4 मिलेगा, वो केवल होटल प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा। जो रेजिडेंशियल वाला 35% वाले इनके लिए नहीं मिलेगा सर। अच्छा, उसके लिए यदि कोई लेना चाहता है तो उसको बेटरमेंट लेवी जमा करानी पड़ेगी, एडिशनल बेटर। हाँ, लेकिन होटल हाउसिंग वाले के लिए जो बिल्डिंग बनेगी उसमें बेटरमेंट लेवी जमा नहीं करानी पड़ेगी। तो इन होटल हाउसिंग और रिजॉर्ट हाउसिंग के लिए भी जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए भी पर्यटन विभाग से ही आपको बजट अनुमोदन, ये सब के लिए मतलब सबके लिए। हाँ, अभी देखिए सर, पर्यटन विभाग के अंदर जो चॉइस यूनिट बन गई, अब जब अपन अप्लाई करेंगे तो सारी यूनिट के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी इसका प्रोसेस चल रहा है। अब अपन जब पर्यटन विभाग से प्रोजेक्ट अनुमोदन कराएंगे तो हमें वहाँ होटल हाउसिंग सेलेक्ट करेंगे सर। अभी जब तक ये प्रोविजन नहीं है तब तक कोई व्यक्ति होटल के रूप में पट्टा ले रहा है तो उसको होटल हाउसिंग अलाउ हो जाएगी। इसी प्रकार से जैसे रिजॉर्ट हाउसिंग है तो टूरिज्म डिपार्टमेंट से अभी हम अप्लाई कर रहे हैं तो अभी हमें रिजॉर्ट का ही अप्रूवल मिल रहा है, लेकिन रिजॉर्ट के अप्रूवल में रिजॉर्ट हाउसिंग आप अलाउ है नहीं। अभी जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट अनुमोदन होटल में या रिजॉर्ट में करा लिया, हाँ, और ये बिल्डिंग बायलॉज अभी 3 दिन पहले आए हैं, जिन्होंने अनुमोदन करा लिया, उनके साथ में क्या वो वापस करना पड़ेगा? नहीं सर, उनको कोई दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होटल हाउसिंग में क्लियर कर दिया है कि होटल हाउसिंग कॉमर्शियल प्लॉट पे मिलेगा, मिक्स्ड प्लॉट पे मिलेगा, और आपको होटल पर्पज के लिए जो पट्टा है उस पर होटल हाउसिंग अलाउ है। बस कंडीशन ये है कि मिनिमम एरिया आपके पास 10,000 मीटर होना चाहिए, पहले का है तो 8,000 मीटर होना चाहिए। टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी आपको दोबारा अप्रूवल कराने की जरूरत नहीं है। आप जब बिल्डिंग प्लान के लिए अप्लाई करेंगे उस समय आप उसको अप्लाई करिए कि हम होटल हाउसिंग चाहते हैं, और उसी हिसाब से आप बिल्डिंग प्लान बना के दीजिए। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये जो नियम आए हैं अभी बिल्डिंग बायलॉज के, ये अभी आए हैं हाल ही में, और जिन लोगों ने राइजिंग राजस्थान में MOU किया है, पर्यटन विभाग बहुत तत्परता से अपने जो भी अनुमोदन है वो फटाफट कर रही है। तो मैं समझता हूँ करीबन 1400 अनुमोदन ऑलरेडी पर्यटन विभाग ने राइजिंग राजस्थान के कर दिए हैं। तो उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है, मतलब वो उसको इसमें ऐड कर
विष्णु जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि रिज़ॉर्ट हाउसिंग में जो फैसिलिटी है, आमोद प्रमोद के लिए स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस के साथ-साथ में जो अन्य यूनिट बनती है, जहाँ पे जिसको हम प्लॉट बोल दें या उस पे मकान बनाएँ, तो क्या जो वहाँ निवेश कर रहा है स्टेक होल्डर है, वो प्लॉट बेच सकता है, खाली प्लॉट बेच सकता है या उसमें उसको निर्माण करके बेचना है? इस पे थोड़ा-सा आप बताएँ। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले इसमें बहुत कन्फ्यूजन था कि रिजोर्ट हाउसिंग। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, रिजोर्ट, स्पोर्ट्स रिजोर्ट, हेल्थ रिजोर्ट और रिजोर्ट हाउसिंग ये सब एक कर दिया हम। गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें एक कर दी सब तीन। अब क्या है कि रिजोर्ट हाउसिंग के लिए भी, रिजोर्ट के लिए भी और जो हेल्थ रिजोर्ट के लिए, सबके लिए सबसे पहली चीज़ तो कि मिनिमम लैंड एरिया 8000 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। अब इस पॉलिसी के अंदर एक चीज़ और की है सर कि रिजोर्ट के लिए भी आपके पास जो रोड बिड्थ है वो मिनिमम 60 फीट की रोड बिड्थ होनी चाहिए सर। मिनिमम 60 फीट की रोड बिड्थ हो, 8000 मीटर का प्लॉट। अब कोई व्यक्ति जो रिजोर्ट हाउसिंग में जाना चाहता है तो गवर्नमेंट ने कहा है कि सबसे पहले तो रेरा में रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है आपका। सेकंड आप इसमें यूनिट बना लीजिए। जो भी आप यूनिट बनाते हैं उसके अंदर 25% तो जो भी डेवलपर है, जो भी उसको रन करेगा, उसको अपने पास रखना है सर। अच्छा, 25% जिसमें ना कॉमन फैसिलिटी हो गई, क्लब हाउस हो गया, रिसेप्शन हो गया, 25% तो वो उनको अपने पास होता है और 75% को वो सेल कर सकते हैं सर। अब 75% को वो बना के सेल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर इन्होंने कह दिया कि आप प्लॉट सेल नहीं करेंगे सर। पहले ये था कि रिजोर्ट हाउसिंग में 500 मीटर के आपको प्लॉट बनाने, अब ये सब चीज़ खत्म हो गई है सर। अब तो रिजोर्ट हाउसिंग के अंदर आपको अपना नक्शा मैप पास कराना है, बिल्डिंग प्लान जो आपका पास हो जाएगा तो उसमें जो रूम होंगे, कॉटेज होगी, विला होगी और रूम्स होंगे, उनको आप सेल कर सकते हैं। तो टोटल जितने भी कॉटेज है, जो भी है, उन सबका 75% आप सेल कर सकते हैं, बना के सेल कर सकते हैं। प्लॉट सेल नहीं करेंगे, प्लॉट सेल का इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। तो रिजोर्ट हाउसिंग के अंदर जो हमें BR मिलेगा वो मिलेगा 0.75%। अब इसमें सर यहाँ डबल BR अपन को नहीं मिलेगा सर, हमें जो BR 0.75% का। विष्णु जी, मोटल के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मोटल जो पहले बिल्डिंग बायलॉज थे और मास्टर प्लान में पढ़ रहा था, उसमें रोड को लेके, स्टेट हाईवे को लेके, नेशनल हाईवे को लेके कि वहाँ पे पंप स्टेशन होना चाहिए या ये सर्विस सेंटर होना चाहिए, तो इस नए बिल्डिंग बायलॉज में क्या इसमें कोई चेंजेस है या वैसे ही है? नहीं सर, आपने एकदम सही कहा है सर कि जैसे जैसे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, बहुत सारे व्यक्ति आजकल अपने ओन कार से एक जगह से दूसरे की जाते हैं सर, तो हाईवे पे भी एक अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इसको मोटल का नाम दिया है सर। तो मोटल के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर होटल, मोटल, रिसोर्ट जो हमने देखा है वो सारे के सारे पर्यटन इकाई है। जो पर्यटन इकाई के बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो मोटल को भी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मोटल के लिए जो मिनिमम प्लॉट एरिया है वो 3000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट एरिया होना चाहिए। मतलब कई जगह ऐसी प्रॉब्लम होती है सर कि किसी के पास एरिया 8000 स्क्वायर मीटर का नहीं होता तो वो रिजॉर्ट नहीं बना पाता। तो यदि हाईवे पे उसकी ज़मीन है तो वो 3000 मीटर का उसका प्लॉट है तो वो मोटल बना सकता है। और मोटल के अंदर भी ग्राउंड कवरेज 20% है और जो BR है वो 0.75% है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मोटल के अंदर जो भी जितना भी बिल्टअप एरिया बन रहा है उसका 10% आपको रिपेयरिंग वर्कशॉप के लिए रखना जरूरी है, क्योंकि कोई व्हीकल्स आता है तो उनका वहाँ रिपेयरिंग वर्कशॉप हो जाएगी और चार्जिंग पॉइंट हो जाएगा। आजकल EV का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है तो चार्जिंग पॉइंट भी वहाँ हो जाएगा। तो मोटल में एक कंडीशन है कि आपको 10% टोटल बिल्टअप एरिया का आपको रिपेयरिंग वर्कशॉप के लिए रिजर्व रखना है। मतलब टोटल एरिया का जो 20% का नहीं, टोटल बिल्टअप एरिया का 10%। बिल्टअप एरिया? हाँ जी, बिल्टअप एरिया। अच्छा, इस पे क्या नेशनल हाईवे, अभी आपने कहा कि ये NH पे ही अलाउड है? नहीं सर, और ये कोई भी बड़ी रोड पे अलाउ है सर। कोई भी से स्टेट हाईवे है या किसी भी गांव की जो मेजर रोड है, नेशनल हाईवे है, तो वहाँ पे मोटल अलाउ है सर। ये तो अच्छी बात है, जिसके पास में कम जमीन है, कम जमीन है सर, जो रिजॉर्ट के उसको फुलफिल नहीं करता वो मोटल में आ सकता है। इसमें कहीं कमरों की संख्या पे कोई पाबंदी? नहीं सर, कोई रूम का खर्चे से वो नहीं है। जैसे रिजॉर्ट में 20% ग्राउंड कवरेज है, इसमें भी 20% ग्राउंड कवरेज है। हाइट इसमें 15 मीटर है, रिजॉर्ट में 15 मीटर है। FAR और BR अपना 0.75% है, दोनों में सेम है। दोनों में सेम। बस के कंडीशन है कि मोटल में आपको 10% एरिया रिपेयर वर्कशॉप के लिए रखना जरूरी है सर। बड़ी अच्छी बात। और सारे बेनिफिट्स आपको वही मिलेंगे जो होटल को, रिजॉर्ट को मिल रहे हैं, वही सारे बेनिफिट्स मोटल को मिलेंगे सर। बड़ा अच्छा लगा साहब आपसे चर्चा करके। मैं एक आपसे निवेदन करूंगा कि जो राजस्थान में निवेश करना चाहते हैं पर्यटन में, उनका क्या मार्गदर्शन आप करना चाहेंगे कि उन्हें सर्वप्रथम क्या चीज़ों को देख के यहाँ पे निवेश करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर जो भी हमारे तो ये संस्कृति रही कि पधारो हमारा देश,
तो जो भी व्यक्ति राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए पूरी एकदम तैयार है, हर कदम पर तैयार है। सबसे पहले कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो सबसे पहले वो लैंड परचेज करता है। तो अभी गवर्नमेंट करे कि यदि आपका प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है तो लैंड हमसे ले लीजिए। गवर्नमेंट आपको लैंड देने को तैयार है यदि आपका प्रोजेक्ट 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। कोई व्यक्ति जो टूरिज्म यूनिट प्रोजेक्ट के लिए लैंड परचेज करता है तो उस समय जब वो रजिस्ट्री कराने जाता है तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी में 100% की छूट है। जी हाँ साथियों, 100% की छूट है और 75% तो अपफ्रंट है, यानी आपको जमा ही नहीं करानी है। और जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो आपको 25% रिफंड कर दिया जाएगा। लैंड परचेज करने के बाद आप जब उसको कन्वर्ट कराने जाएंगे तो कन्वर्ट कराने में भी आपको कन्वर्जन चार्जेज में 100% की छूट है। 75% तो आपको जमा ही नहीं कराना है और जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो 25% आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैपिटल सब्सिडी है, टर्न लोन लिंक इंसेंटिव है, SGST का बेनिफिट है, इसके अलावा इंटरेस्ट सब्सिडी है। आपका प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, एरिया कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग सभी तरह के बेनिफिट्स राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के अंदर आपको अवेलेबल है। आप चाहे तो यदि आपका प्रोजेक्ट 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा है सर में अब जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी सब शामिल है सर इसके। और यदि आपका प्रोजेक्ट 10 करोड़ रुपये से कम है तो आप इंटरेस्ट सब्सिडी में भी जा सकते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स इसके अंदर ले सकते हैं। तो राजस्थान गवर्नमेंट है वो आपके साथ शुरू से लेके लास्ट तक लैंड परचेज से लेने के लेके जब आपका प्रोजेक्ट बन जाता है उसके बाद तक हमेशा आपके साथ है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपके पास कोई भी आपकी ऑपरेटिंग यूनिट है, आप होटल रिजॉर्ट रन कर रहे हैं और कोई भी एडजॉइनिंग जमीन है बिटवीन द गवर्नमेंट कोई जमीन है, तो टोटल जो आपके पास जमीन है उसका 10% विदाउट ऑक्शन एग्रीकल्चर डीएलसी पे, यदि वो रूरल एरिया में है, और अर्बन एरिया में तो आपको रेजिडेंशियल डीएलसी पे डायरेक्ट अलॉट कर दी जाएगी। कोई ऑक्शन नहीं होगा, आप अप्लाई कीजिए। और जो एडजॉइनिंग जमीन आपकी जो सरकारी जमीन है, चारागाह नहीं होनी चाहिए, स्वैच्छिक जमीन होनी चाहिए, तो वो आपको 10% जमीन गवर्नमेंट पर्यटन इकाई के लिए अलॉट कर देगी। ये सारे प्रोविजन सब सरकार ने। जाते जाते मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। जयपुर का जो मास्टर प्लान 2025 है वो क्या अभी भी लागू है या उसका इन्होंने एक्सटेंशन किया है? एक तो पहले ये बताइए। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि मास्टर प्लान के अंदर जो लैंड परमिटेड सेगमेंट में है और उस परमिटेड सेगमेंट के अलावा अगर कोई इकोलॉजिकल को छोड़ दीजिए, इकोलॉजिकल एक अलग सब जुडिशरी मैटर हो गया है, उसके अलावा जो जितने भी मास्टर प्लान के अंदर भूमि है उसके अलावा अगर कोई उसके अन्यत्र उसका यूज चेंज करना चाहे तो क्या वो पॉसिबल है, डूएबल है या नहीं? सर आपने बहुत अच्छा कहा है कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जयपुर के अंदर जो डेरिया का एरिया है ना सर, वो अब ऑलमोस्ट डबल एरिया होने वाला है सर। पहले जो 3000 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया था अब वो 6000 किलोमीटर का होने वाला है। तो अभी जो मास्टर प्लान है 2025 वही लागू है सर, जब तक कि नया मास्टर प्लान नहीं आएगा सर। ये रहेगा सर। अभी सारे काम उसी के हिसाब से हो रहे हैं। अभी जो नया मास्टर प्लान बनेगा सर उसमें कम से 2 साल लगेंगे सर, क्योंकि सारे नए एरिया का सर्वे होगा और जो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कमिटमेंट है ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो वो उसके अंदर आएगी सर। तो अब उसमें टाइम लगेगा। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्शन सजेशंस आएंगे सर। मैं आप पब्लिक पोर्टल पे जा रहे हैं। अब मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि सर कोई भी व्यक्ति जो कोई भी चीज़ इंडस्ट्री लगाना चाहता है, होटल लगाना चाहता है और उसकी लैंड है, तो उसको जब भी जो नया मास्टर प्लान आएगा तो उसको ध्यान रखना है सर कि उसके अंदर क्या शो किया हुआ है, और उसको यदि वो उसको अपनी कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको ऑब्जेक्शन देना चाहिए। और ऑब्जेक्शन होने के बाद में वहाँ हियरिंग होगी, हियरिंग को बाकायदा नोटिस किया जाएगा। उन सब की हियरिंग होने के बाद में फिर नया मास्टर प्लान लागू जी। तो यदि आपका कोई भी चीज़ आपको लगता है कि वो जो सही नहीं होने वाली नए मास्टर प्लान में, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही, हियरिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपके इकाई का, आपके नगर पालिका का, परिषद का या निगम का मास्टर प्लान बने और वो पब्लिक पोर्टल पर आए, हमारे को उसको पढ़ के जो हमारे सुझाव हैं, जो हमारे ऑब्जेक्शन है वो हमारे को डालने चाहिए ताकि वो उसी वक्त दुरुस्त हो जाए। जैसे आपने कहा कि बाकायदा आपको बुलाते हैं, मैं खुद गया हूँ और उससे होता है। जब हम समझाएंगे कि साहब ये ऑलरेडी पर्यटन में है या ऑलरेडी उद्योग है, यहाँ व्यवसायिक है, तो उसको चेंज करें, उसको चेंज। अरे अच्छी बात है। अब मेरा दूसरा सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि लैंड यूज हाँ परमिसेबल और परमिटेड में बताइए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर कि देखिए इसमें जो परमिटेड है, जो चीज़ परमिटेड है तो उसमें तो गवर्नमेंट ने कहा है कि साहब आप आइए, चार्जेस जमा कराइए और आप उसका परमिटेड कर दीजिए।
और जो परमिटेड नहीं है, परमिसिबल है, उसके लिए भी आप अप्लाई कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर अपना जो टूरिज्म यूनिट है, टूरिज्म यूनिट को तो इन्होंने लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में ले रखा है। तो यदि आप वहाँ पे मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली परमिसिबल है तो भी आपको इस पर परमिशन मिल जाएगी सर। आपको अप्लाई करना है, बीपीसी की जो मीटिंग है उसमें जाएगा, उसके बाद में आपको परमिशन मिल जाएगी सर। अभी जैसे सर मिक्स यूज के पट्टे हैं, मिक्स यूज के लिए पट्टे में गवर्नमेंट ने कह दिया कि होटल लेना हुआ सर। मिक्स यूज यूज के पट्टे के अंदर आप होटल बना सकते हो सर, मतलब रेजिडेंशियल टू रेजिडेंशियल एंड होटल। होटल वो बना सकते हैं सर। तो इसलिए आपको ना जो परमिसिबल चीज़ है उसके लिए अप्लाई करना है। बड़ी अच्छी बात है, आज आपसे जो चर्चा करी इससे मुझे लगता है जो आपके व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी इससे ज्ञान मिलेगा और वो आगे अपनी प्लानिंग इसी बेसिस पे कर पाएंगे। और फिर आप तो यहाँ पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा सर। और सभी दर्शकों को मैं बोलना चाहता हूँ कि सर यदि आपको होटल मॉडल बिल्डिंग बायलॉज में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, कोई भी जानकारी हो, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे पास सुरेंद्र सिंह जी साफुरा साहब है, इनके होटल एसोसिएशन के बहुत सारे पदाधिकारी हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे। और अभी आपको कुछ लगता है कि नहीं साहब इसमें ये चीज़ होना चाहिए, तो देखिए ये तो जो चेंजेज है वो तो रेगुलर प्रोसेस है। तो आप जो भी चीज़ चाहते हैं आप डालिए। हम लगातार गवर्नमेंट को सुरेंद्र सिंह जी साफुरा साहब के साथ मिलके और इनकी संस्थाओं के साथ मिलके हम गवर्नमेंट को कन्वे करेंगे जो भी हमारे राजस्थान में, हमारे राजस्थान के हित में है। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आए और जो टूरिज्म में राजस्थान को एक नंबर 1 बनाना वो है। और जैसे कि और दूसरी जगह है वहाँ पे जो टूरिस्ट का रिपीटेशन होता है, तो यदि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इतनी अच्छी पॉलिसी आएगी, तो मैं मानता हूँ कि टूरिस्ट जरूर रिपीट करेंगे। निश्चित निश्चित निश्चित। और रिपीट टूरिज्म ही हमारे स्टेट का सबसे बड़ा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान टूरिज्म बिल्डिंग बायलॉज 2025। अब पर्यटन प्रोजेक्ट्स को मिलेगी नई उड़ान, लेकिन सही गाइडेंस के साथ। वेब कंसल्टेंसी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड आपके हर होटल, रिजॉर्ट, मोटल और टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए सबसे अनुभवी और भरोसेमंद सलाहकार। हम क्या करते हैं? टूरिज्म यूनिट अप्रूवल से लेकर रेरा रजिस्ट्रेशन तक, BAR, सेटबैक, हाइट रूल्स, लैंड यूज कन्वर्जन, सब कुछ एक ही जगह। आपकी योजना कुछ भी हो, होटल, रिजॉर्ट, होटल हाउसिंग, रिजॉर्ट हाउसिंग, मोटल, हॉलिडे होम या विला प्रोजेक्ट, हम आपको हर जरूरी जवाब देते हैं। प्लॉट साइज के अनुसार कितनी मंजिल बनेगी, BAR, FAR कितना मिलेगा, कमर्शियल यूज की क्या सीमा है, स्टिल फ्लोर की परमिशन कहाँ मिलेगी, टूरिज्म अप्रूवल कब अनिवार्य है। भवन निर्माण सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, ये नियमों की बुनियाद पर टिके होते हैं। हम आपकी योजना को पॉलिसी के अनुरूप बनाते हैं ताकि ना कोई अड़चन आए, ना कोई पछतावा हो। क्यू वेब सॉल्यूशन, 10 साल से ज्यादा अनुभव, सर्टिफिकेटेड आर्किटेक्ट एंड प्लानिंग टीम, ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड सेवाएं, वन स्टॉप डेस्टिनेशन, प्लानिंग से पोजीशन तक। आज ही संपर्क करें दिए गए नंबरों पर।